Hello everyone. My name is Gaurav and I'm here with a great topic to discuss, that is models of industrialization. और ये मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म इस पे बात कर ली है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जिसमें आज 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है एनार्किस्ट मॉडल, दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी और तीसरा मॉडल है एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एनार्किस्ट मॉडल के ऊपर कि अगर हम इंडस्ट्री के मॉडल्स को देखने जाएं तो सोसाइटी के अंदर हमें किस किस तरह का कल्चर दिखता है, उस कल्चर के बेसिस पे ही हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअलिज्म की बात की जो आई पर फोकस करता था, फिर हम लोगों ने कलेक्टिविज्म की बात की जो वी पर फोकस करता था। नाउ हियर we will discuss another model, that is anarchist model. anarchist model क्या है, आइए देखते हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है anarchist is not single idea और a single movement। देखिए एक चीज तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम anarchist मॉडल की बात करते हैं, anarchism जो है वो कोई एक सिंगल आइडिया नहीं है या कोई एक सिंगल मूवमेंट नहीं है जिसको लेकर के हम पूरी सोसाइटी में चल सकें। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अनार्किस्ट मॉडल की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो आपका अगला पॉइंट ये कह रहा है बेसिकली अनार्किस्ट मॉडल एक ऐसे आइडिया को, एक ऐसे मूवमेंट को इमर्ज करता है जो कि 19 से 20 सेंचुरी में इवॉल्व हुई। और ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हम बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के हम एक सिस्टम की बात करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बिना किसी फॉर्मल, बिना किसी ऑफिशियल या प्रॉपर स्ट्रक्चर के जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिस्टम ही अपने आप में एनार्किज्म कहलाता है। तो इसकी शुरुआत 19 से 20 सेंचुरी के बीच में हुई। और अगर हम बात करें एनार्किस्ट की, तो एनार्किस्ट कौन होते हैं? तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एनार्किस्ट हैव ऑल एग्रीड दैट ह्यूमंस वुड बी बेटर विदाउट द रूल। ठीक, एनार्किस्ट वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हम ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस ऐसे बीइंग हैं, ह्यूमंस ऐसा रेस है जिसे किसी भी तरह के रूल की जरूरत नहीं है जो किसी गवर्नमेंट ने बनाए हैं या कोई सेंट्रल पॉलिटिकल पावर अगर हम ह्यूमंस को गवर्न करती है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। एनार्किस्ट मॉडल का एक तरह से बेस यही है। हम ये मानते हैं कि ह्यूमंस को कंट्रोल करने वाली बॉडी, ह्यूमंस को पॉलिटिकली या किसी स्टेट के रूल में बांधने वाली बॉडी नहीं होनी चाहिए। एनार्किस्ट का सबसे बड़ा जो मानना है वो यही है। तो कहते हैं एनार्की क्या है? तो कहता है एनार्की मीन्स विदाउट एनी फाउंडेशनल स्ट्रक्चर। जब भी हम एनार्की की बात करते हैं, एनार्की का मतलब है बिना किसी फाउंडेशनल स्ट्रक्चर के एक सिस्टम का होना, यानी किसी भी सिस्टम का होना जिस सिस्टम के होने के लिए इंडिपेंडेंस जरूरी है, फ्रीडम जरूरी है। वहां पर किसी भी तरह का रूल, किसी भी तरह का पॉलिसी, किसी भी तरह का ऐसा सिस्टम जो लोगों को अबाइड करता है, इन्फोर्स करता है, ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है। जब भी हम एनार्किस्ट की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि एनार्किस्ट जो है मोस्ट रैडिकल इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच को रखने वाले लोग हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना पसंद करते हैं, यानी ये फ्रीडम को एंजॉय करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी भी तरह का स्टेट का लॉ, किसी भी तरह का स्टेट का डोमिनेंस, किसी भी तरह का ऐसा सिस्टम पसंद नहीं है जो बाउंड करता है। तो एक तरह से ये लोगों को फ्री रखने और फ्रीली जीने की के लिए एक मॉडल की बात की जा रही है। अगला जो पॉइंट है आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो कह रहा है एनार्किस्ट हैव डिसएग्रीड अबाउट the role of violence. Some have espoused principled non-violence. Most have not. अब देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए एनार्किस्ट जो हैं वो हमेशा वो इंडिपेंडेंस को फेवर तो करते हैं लेकिन किसी एक सेट सिस्टम की बात नहीं करते हैं, और दैट इज वाई वो रोल ऑफ वायलेंस को भी डिसएग्री करते हैं कि किसी भी तरह का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ऑटो मोड पे चलने वाला हो, जिसमें किसी तरह का कोई प्रिंसिपल्ड नॉन कोई कोई मतलब प्रिंसिपल्ड
जो वॉयलेंस है या कोई किसी तरह का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, ये चीज अनार्किस्ट लोगों की बहुत बहुत बड़ी खासियत है। जब भी हम अनार्किज्म की बात करते हैं तो अनार्किज्म दो चीजों पर बेस्ड है। अब ये दो चीजें कौन सी हैं? तो पहली जो चीज है वहां पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इज इंटाइटल्ड टू फुल फ्रीडम एंड डिग्निटी सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। यानी एक इंडिविजुअल का सिर्फ ह्यूमन होना ही इस बात के लिए काफी है कि वो अपने फ्रीडम को, अपनी डिग्निटी को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। तो एनार्किज्म दो चीजों पर बेस्ड है। एक तो ये कि ह्यूमन बीइंग अपनी आजादी को, अपनी डिग्निटी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए, ये वो पूरी तरह से उस आजादी के हकदार हैं। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे कह रहा है, दूसरा कह रहा है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल क्रीचर्स, फ्रीडम मीन्स द unfair flow of natural forces within and among us। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है दूसरा, कि हम नेचुरल क्रीचर हैं, यानी हम नेचर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्राणी हैं। तो नेचर के इंडिपेंडेंट प्राणी होने की वजह से हमें फ्रीडम भी उसी नेचुरल फोर्स के हिसाब से यूज करनी चाहिए। ठीक, हमें अपने फ्रीडम को इस तरह से यूज नहीं करना है कि उस फ्रीडम को यूज करने से हम दूसरे लोगों की फ्रीडम को इंटरफियर करें या दूसरों को परेशान करें। तो एनार्किस्ट मॉडल जो है सोसाइटी में, ये एक ऐसे इकोनॉमी या एक ऐसे कल्चर को डेवलप करने की बात करता है जहां कोई प्रेशर नहीं होगा, जहां कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं होगा, जहां सभी लोग अपने तरीके से फ्री होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के और नेचुरल लेवल पे काम करेंगे। अगला जो पॉइंट है उसको अगर आप देखें तो कह रहा है कि मोस्ट एनार्किस्ट इंटरप्ले बिटवीन टू आइडियल्स। एनार्किस्ट हमेशा दो आइडियल्स के बीच में ही चलते हैं। डिजायर फॉर मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम, पहली चीज तो ये कि हर व्यक्ति के पास अपनी अधिकतम आजादी का स्तर है। और दूसरा, द डिजायर टू लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर। और दूसरा कि हर व्यक्ति प्रकृति के अनुसार जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता पहली चीज है एनार्किस्ट मॉडल का, और दूसरी चीज है प्रकृति के अनुसार जीना। अगली चीज जो एनार्किस्ट मॉडल के बारे में कही जा रही है कि एनार्किस्ट मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें नेचुरल लेवल पे जीने और बिना किसी रीजन, बिना किसी प्रॉब्लम के राइटली जीने की बात की जा रही है। ठीक, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ एनार्किस्ट का ये कहना है कि आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। यानी अनार्किस्ट का मानना है कि स्वतंत्र होकर के जीना और प्रकृति में जीना, इसके लिए कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मॉडर्निज्म जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ एक सिस्टम को लेके चलने की बात बढ़ती जा रही है, और उसी सिस्टम की वजह से ये अनार्किस्ट जो मॉडल है इसे बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर ये देखें तो ये समझ आप सकते हैं कि अनार्किस्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो दूसरों की आजादी के फेवर में, दूसरों को नेचुरल वे में जीने के फेवर में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसका वो विरोध करता है। और यही एक तरह से आधार है। तो अगर आप देख पाए तो अनार्किस्ट मॉडल एक बहुत ही सिस्टमेटिक मॉडल है, जिसमें अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि पहले हम छोटी छोटी चीजें शुरू करें अपने जीवन में, कल्चर के पॉइंट पे, इकोनॉमी के पॉइंट पे, इंडस्ट्री के पॉइंट पे। तो इंडस्ट्री के पॉइंट पे क्या है कि पहले हम फार्म्स को सेटअप करें, हम छोटे छोटे खेत बनाएं और उनमें खेती करें और उगाएं, और उसके बाद हम बड़ी इंडस्ट्रीज के लेवल पे जाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ भी वो जो आइडिया है वो प्रिवेल करेगा कि सभी फ्री हैं और सभी को फ्री होकर के जीने का राइट है, बिना किसी डोमिनेंस के, बिना किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल रूल के, बिना किसी स्टेट रूल के। तो आप देख सकते हैं इजराइल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इजराइल आज भी ऐसी कंट्री है जहां पर गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है, सब फ्री हैं अपने तरीके से जीवन जीने के लिए, नेचर के साथ जीने के लिए। ठीक, और ये वहाँ के लोग जो है छोटे छोटे बहुत सारे कार्य करते हैं, और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी हद तक इस्तेमाल करते हैं जहां तक कि वो दूसरे की आज़ादी को
एक्सप्लॉइट ना करते हो। अब इसके बाद अगला जो मॉडल है दैट इज फ्री मार्केट मॉडल। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मॉडल क्या है? तो फ्री मार्केट इकोनॉमी के मॉडल को भी समझ लेते हैं। जिस तरह से एनार्किस्ट मॉडल है, एनार्किस्ट मॉडल इंडिपेंडेंट वे में जीने और नेचर के नेचुरल वे में जीने की बात करता है, प्रमोट करता है। लेकिन फ्री मार्केट मॉडल क्या है? तो कहते हैं फ्री मार्केट मॉडल प्रमोट्स द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स services with little to no control or involvement from any central government or agency। देखिए फ्री मार्केट मॉडल थोड़ा सा अलग है। फ्री मार्केट मॉडल जो है अलग इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी इकोनॉमी की बात करता है जिस इकोनॉमी में प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज के ऊपर कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसी एजेंसीज का। अब आपको ये लग रहा होगा कि एनार्किस्ट मॉडल और फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो मॉडल है वो एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एनार्किस्ट मॉडल की बात करते हैं तो आप इंडिविजुअल के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और उसके नेचुरल वे में जीने की बात करते हैं। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप केवल मार्केट के रिलेशन में, प्रोडक्शन, सेल्स और सर्विस के रिलेशन में ही बात करेंगे। तो इसी वजह से इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा गया। फ्री मार्केट इकोनॉमी का पार्ट इसी वजह से इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी सेल होगा, जो भी सर्विसेज होंगी उन्हें प्रमोट किया जाएगा और इससे एक मार्केट क्रिएशन होगा। लेकिन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा वो बहुत ही कम होगा या होगा ही नहीं। आगे कह रहा है फ्री मार्केट इकोनॉमी अलाउज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट सप्लाई एंड कंज्यूमर डिमांड। ठीक। अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है किसी सोसाइटी में अगर हम जो मॉडल देख रहे हैं, अच्छा देखिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोसाइटी के अंदर हमें कितने तरह के इंडस्ट्री के मॉडल दिखते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म एक तरीका है, एक मॉडल है जो हमें दिखता है। दूसरा कलेक्टिविज्म है। तीसरा हम लोगों ने एनार्किज्म देख लिया और उसके बाद चौथा हम मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी देख रहे हैं। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक बात और समझनी है आपको कि फ्री मार्केट इकोनॉमी असल में फ्री मार्केट क्यों है? फ्री मार्केट इसलिए क्योंकि मार्केट को हम एक ऐसे प्लेस के तौर पर मानते हैं जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और वो इंटरैक्शन किस चीज को लेके होता है? वो प्रोडक्ट को लेकर के होता है, सर्विस को लेकर के होता है। वो प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस को लेकर के होता है और सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड और स्पेस में होता है। तो अगर हम देखें कि ये जो मार्केट इकोनॉमी में रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है, तो अगर हम समझने का कोशिश करें तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि सप्लाई, प्रोडक्ट की सप्लाई और कस्टमर के डिमांड के बेसिस पे ही ये पूरा मार्केट इकोनॉमी चल रहा है। ठीक। तो जब भी हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे या फ्री मार्केट इंडस्ट्री के मॉडल की बात करेंगे, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो गवर्निंग बॉडी के तौर पर दो चीजें दिखाई दे रही। आपने कहा कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट छोड़ देना है, गवर्नमेंट का कंट्रोल छोड़ देना है। लेकिन चूंकि ये एक मार्केट है तो कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्टर्स से प्रभावित होगा जो फैक्टर्स इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं? तो प्रोडक्ट की सप्लाई और कंज्यूमर का डिमांड। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिन दोनों फैक्टर्स के ऊपर ये पूरा फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो मॉडल है ये बेस्ड है। अगला कह रहा है द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स अलाउज फ्री मार्केट इकोनॉमीज। अच्छा, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है या नहीं है, इसी वजह से ये इकोनॉमी वाइड रेंज इकोनॉमी के तौर पर दिखाई देती है जहां पे फ्रीडम बहुत ज्यादा है। यानी चूंकि ये मॉडल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस के सेल्स और उसके परचेस के मामले में ही ये मॉडल काम करता है। और दूसरी एक ये भी बात आपने देखी कि ये मॉडल में दो ही कंट्रोल करने वाली चीज दिखाई देती हैं, एक तो प्रोडक्ट की सप्लाई, दूसरा प्रोडक्ट के रिलेशन में कंज्यूमर की डिमांड। और इसके बेसिस पे प्राइस का जो डिक्टेशन है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाए तो ये बात बहुत बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ मार्केट को वाइड करने में है और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी देख लेते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स इसके हैं। कह रहा है लाइट टच रेगुलेशन ऑफ लेबर, प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट। आप ये देख पाते हैं कि फ्री मार्केट की जब भी आप बात करेंगे तो फ्री मार्केट के बात करते टाइम हमें देखना है
कि यहाँ लेबर के रेगुलेशन यानी लेबर से रिलेटेड सर्टेन लॉज जो हैं, एक्ट्स बने हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो डिफरेंट लॉज और सिस्टम्स बने हैं, वहाँ इस इकोनॉमी में यानी इस मॉडल में इन सारी चीज़ों का, इन सारे लॉज का थोड़ा इंटरफियरेंस कम है। और अगला कह रहा है लीगल सिस्टम फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स। और लीगल सिस्टम जो हैं भी, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मॉडल अगर हम सोसाइटी में देखते भी हैं, तो हमें सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की बात पे जाते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। केवल उन्हीं मामलों में लीगल इश्यूज पर हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, अदरवाइज और किसी भी तरह का इंटरफेरेंस हमें दिखाई नहीं देता है या जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगला जो पॉइंट है दैट इज फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली एंड प्रमोट फ्री मूवमेंट, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, फ्री मूवमेंट किस चीज का? तो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। अभी देखिए फ्री मार्केट है, तो फ्री मार्केट का मतलब ही है कि ये जो इकोनॉमी है, ये जो मॉडल होगा, जो जो मॉडल सोसाइटी में हमें दिख रहा है, ये सोसाइटी में दिखने वाला मॉडल कोई रीजनल मॉडल नहीं होगा। ये रीजन से स्टेट, स्टेट से कंट्री और कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जाएगा। तो कोई भी इकोनॉमिक मॉडल जो फ्रीडम को एंजॉय करते हुए ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता है और प्रमोट करता है, तो वहां सबसे ज्यादा जो मूवमेंट चाहिए वो चाहिए कैपिटल और लेबर का। यानी आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जितना ज्यादा कैपिटल और लेबर का मूवमेंट आपके प्रोडक्शन, आपके सेल्स, आपकी सर्विसेज में होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो ट्रेड है वो फ्रीली होता जाएगा, और जिसका फायदा होगा कि आपकी रीच जो है बढ़ती जाएगी, तो आप नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़े एडवांटेजेस या की एस्पेक्ट्स हैं। लिमिटेड मार्केट इंटरवेंशन, लिमिटेड मार्केट इंटरवेंशन इसलिए कह रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर ऊपर बात की, ऊपर पॉइंट सबसे पहला इसका कह रहा है कि देखिए कोई भी जो लॉज हैं उनका बहुत लाइट टच है। तो इसी वजह से लाइट टच होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट मार्केट है। यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसी चीजें, सब्सिडी जैसी चीजें, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस जैसी चीजें, ये बहुत लेवल पे अगर देखें तो लिमिटेड मार्केट इंटरवेंशन में ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो है स्मॉल साइज ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर समझना है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो चलती है, कहाँ पर चलती है? तो ऐसी ही जगहों पर चल पाएगी जहाँ पर गवर्नमेंट अभी उतने बड़े लेवल पे काम नहीं करती, या गवर्नमेंट जो है इन मार्केट इकोनॉमीज को बिल्कुल फ्री रखती है। तो चाहे वो स्मॉल साइज का हो या वेलफेयर के बेनिफिट को ध्यान में रख करके इस तरह के मार्केट को गवर्नमेंट छोड़ देती है। तो आप ये समझ लें कि स्मॉल साइज ऑफ गवर्नमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो नेचर है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत स्मॉल लेवल पे भी चलेगा। टैक्स का एनवायरनमेंट नहीं होगा, ठीक। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। अभी अभी आज की जो गवर्नमेंट है हमारी, वो ज्यादातर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने में लगी है। यानी हम एक ऐसे इकोनॉमी के मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लिबरल है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजों को, लॉज, प्रैक्टिसेस को, रेगुलेशंस को नहीं लगाती, वो लिमिटेड लेवल पे काम करती है, सभी फ्री हैं। और मार्केट में प्राइस का डिसीजन और बाकी जो सप्लाई और डिमांड है इसके डिसीजंस जो है वो प्रोडक्ट की सप्लाई और प्रोडक्ट के डिमांड के बेसिस पे प्राइस के डिसीजन का जो मॉडल है ये भी दिख रहा है। तो हम एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ चल ही रहे हैं जो फ्री मार्केट या ओपन इकोनॉमी मॉडल है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस डिटरमिन करता है सभी रिसोर्सेज को। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम फ्री इकोनॉमी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कंज्यूमर इज अ किंग, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो कंज्यूमर जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, जितना ज्यादा आपकी सर्विसेज की डिमांड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करना पड़ेगा और डिटरमिन करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट और सर्विस आपको किस क्वांटिटी में कितना बनाना है। और जो प्राइस फिक्सेशन है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर की नीड और वांट और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, राइट। तो ये थे की एस्पेक्ट्स कुछ जो फ्री इकोनॉमी के मॉडल की बात करते हैं। फिर लास्ट मॉडल जो है
जिसकी हम बात करेंगे, जिसपे बहुत कम चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जितना भी कंटेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी कंटेंट है ये बहुत रेयर है, इसलिए क्योंकि आप एक बार अगर आप अपने लेवल पे सर्च करें तो गूगल के ऊपर या विकिपीडिया के ऊपर इन सारी चीजों के ऊपर जो कंटेंट है वो बहुत कम है, या ये कहें कि बहुत क्रस्ट वे में कम है, बिल्कुल माइन्यूट सी चीजें आपको मिलेंगी। और मैंने बहुत सर्च करके, बहुत बुक्स में से इन सारी चीजों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला है, तो बड़ी एफर्ट के साथ मैंने बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन इन सभी जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसका बेनिफिट मिलेगा। अब अगर देखें एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल का, तो एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल क्या है? तो हमारी सोसाइटी में इंडस्ट्री को ऑपरेट करने या इंडस्ट्री को चलाने, इंडस्ट्री को लेकर के चलने के का एक मॉडल और भी है, जिसे हम एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल कहते हैं। अभी एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल की शुरुआत बहुत बाद में हुई, और इसकी शुरुआत का सबसे बड़ा रीजन है कि हम रिसोर्सेज का किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का हम बहुत गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, और गलत तरीके से प्रयोग करने की वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तेजी से। साथ ही साथ जो एक एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो रहा है। तो एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो आप देखें, पहला चीज ग्रीन मॉडल है। एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल ग्रीन मॉडल है। इसमें हम प्रोडक्शन करेंगे, इसमें हम सर्विस देंगे, इसमें हर वो काम करेंगे जो लोगों के लिए सही है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एक ऐसी सोसाइटी की तरफ हमें लेके जाता है जो ग्रीन सोसाइटी है, यानी हम नेचर को, हम जो ग्रीनरी है उसको ज्यादा हार्म नहीं करेंगे। हम एनवायरनमेंट के बारे में सोच करके प्रोडक्शन, सर्विस, सेल्स, प्रॉफिट, हर चीज करेंगे। प्रॉफिट के साथ साथ देखिए, ग्रीन मॉडल तो ग्रीन मॉडल है। एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन मॉडल है, और जब ग्रीन मॉडल की बात करते हैं तो वहां पे सोशल बेनिफिट ज्यादा की बात करेंगे। हम लेस प्रॉफिट की बात करेंगे, लेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड सोशल लेवल पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उस नेचुरल एनवायरनमेंट का जो अपग्रेडेशन है वो ज्यादा अच्छे से हम देखेंगे। और यही रीजन है कि ये जो मॉडल है, या एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके चलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जिसे हम लोग धारणीय विकास कहते हैं। ये धारणीय विकास क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से लगभग 10 साल पहले हमें, पूरी दुनिया को अगर देखें तो पूरी दुनिया को उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं वो विकास कहीं ना कहीं संसाधनों के दोहन पर आधारित है, और जिससे कुछ ही समय में संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो हमें विकास को ऐसे परिभाषित करना पड़ेगा, या हमें इस प्रकार से विकास करना पड़ेगा जिससे हम संसाधनों का उचित प्रयोग भी कर पाएं, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उन संसाधनों को हम बचा भी सकें। तो ये धारणा, ये जो विचार था कि हमें संसाधनों का उचित प्रयोग करना है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संसाधनों को बचा के रखना है, हमें दोहन नहीं करना, यही धारणा जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ही है धारणीय विकास, यानी जितना हम विकास बिना किसी हानि के सुनिश्चित कर सकते हैं, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बहुत सेंटर में है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल है तो जाहिर सी बात है कि हम सोसाइटी में, कल्चर में, इकोनॉमी में, हर जगह हम एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंट के संरक्षण की बात करेंगे, और ये सेंटर में पॉइंट होगा। इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बैलेंस की बात कर रहे हैं, यानी हम इकोनॉमी को भी लेके चलने की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी भी ग्रूम होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और इन सभी के साथ साथ हम मॉडर्निज्म में रिसोर्सेज का रॉन्ग यूटिलाइजेशन करें, रिसोर्स वेस्टेज करें, उससे ज्यादा है कि हम एनवायरमेंट के बैलेंस को लेकर के भी चलें। नेचर और एग्जिस्टेंस बेस्ड है ये मॉडल, क्योंकि
अगर हम देखें तो हम म्यूचुअल एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं। तो नेचर और एग्जिस्टेंस के लेवल पे ये बेस्ड मॉडल है। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हों उन सभी रिसोर्सेज का हम ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन करें, ताकि हम एनवायरनमेंट को अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। और जिस जहां पर हम बात करते हैं राइट यूटिलाइजेशन की, तो वहां पर एक टर्म और आता है, ऑप्टिमम यूज की बात करना है, मैक्सिमम की बात नहीं करना है। ऑप्टिमम का अर्थ है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जितनी जब जरूरत है हमें उतनी ही चीजों का यूज करना है। हमें मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक चीजों का, अधिक से अधिक संसाधनों, रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट मॉडल यही था। आज हम लोगों ने तीन चीजों की बात की। हम लोगों ने बात की एनार्किस्ट मॉडल की, हम लोगों ने बात की फ्री मार्केट इकोनॉमी के मॉडल की, और आज का लास्ट टॉपिक जो है ये एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत वैल्यूएबल होगा। और जैसा कि मैं बार बार अपील कर रहा हूं, आप इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, अपने ग्रैंड गौरव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें। हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और इस तरह के कंटेंट पे काम कर सकें और आप तक अच्छी चीजें लेकर आएं। और एक चीज है कि आप जितना जितना आप लाइक्स हम तक पहुंचाएंगे, जितना हमें लाइक्स देते रहेंगे, उससे हमें ये पता चलता रहेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस रिक्वेस्ट को जरूर सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्रिप्शन के लेवल पे जाएंगे। और अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।